एवरीवन, चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखेंगे उस न्यूज के बारे में जो कि आपकी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसी के साथ में आपको उस न्यूज़पेपर की, उस न्यूज की एक एक लाइट्स क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो न्यूज है जो कि पिछले एक हफ्ते से लगातार न्यूज़पेपर में रही है। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं और अगर हम इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रहने का काम करते हैं, तो हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या क्या कंसर्न चल रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ, जो कि आपको पिछले एक हफ्ते से हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है उसकी पूरी कहानी को बयां करने का काम करेगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और ग्लोबल साउथ के बारे में। बहुत अच्छे से सुनना, इंडिया के और ग्लोबल साउथ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगी कि क्या है ग्लोबल साउथ और हम इंडिया से इसे कनेक्ट करके क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यात्रा की है ना। वो यात्रा थी 5 नेशंस की यात्रा, यानी कि एक साथ 5 नेशंस की यात्रा की गई है। और इस यात्रा में जितना फायदा हुआ है उतना ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट हुआ था उस समय पर, जब इस यात्रा के दौरान वो बच्चे जो कि स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू इंडिया से बाहर पढ़ने जाने वाले हैं, उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है। 66 बच्चों की स्कॉलरशिप को रोका गया है, जिस पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इन 5 नेशन की कहना चाहिए विजिट पर पड़ा है। वो भी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि हुआ क्या था, जिसकी वजह से इस समय ये जो 5 नेशन की अचानक से मोदी जी ने विजिट की है, जिसमें एक बहुत बड़ा खर्चा आया है। और उस खर्चे को जुटाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज से पैसे को निकाला गया है। और उसी में से एक है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उससे भी पैसे को जुटाया गया। ये वही मंत्रालय था जो कि वो बच्चे जो कि बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे जो कि माइग्रेटेड हैं, या फिर वो बच्चे जो कि मार्जिनल हैं, सीधे शब्दों में बोला जाए एससी एसटीज कोटे वाले, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एमएससी कराने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कराने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। एक स्कॉलरशिप एग्जाम की शुरुआत की गई थी। उस स्कॉलरशिप एग्जाम में अभी हाल ही में 66 ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, और जिसकी वजह से वो बच्चे अभी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाए हैं, जबकि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा था इस 5 नेशन की कहना चाहिए विजिट पर, कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी मोदी जी को कि एक साथ 5 देशों की विजिट करके इतना बड़ा बजट खड़ा कर दिया, इतना बड़ा खर्चा खड़ा कर दिया, जिसको हमें अलग अलग मिनिस्ट्री से निकाल कर फंड को रेज करना पड़ रहा है। और इस बात को प्रॉपर ऑफिशियली एक कंसर्न क्रिएट किया गया कि भाई, हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, हम बात करते हैं विकसित भारत की, हम बात करते हैं जागो इंडिया की, हम बात करते हैं उल्लास इनिशिएटिव की। ये सारे इनिशिएटिव्स आपके रखे रह जाते हैं अगर गवर्नमेंट जिस इनिशिएटिव की शुरुआत करने के लिए, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ बीड़े उठाती है, कुछ पहलों की शुरुआत करती है और उन्हीं को पूरा नहीं कर पाती है। चलिए गाइज, अब हम इसी पॉइंटर्स के साथ में कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स पर भी अब बात करने वाले हैं। ये वो पॉजिटिव सिग्नल है जिसने ये दिखाया है कि किस तरह से इंडिया का ये जो 5 नेशन की विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, इसने ग्लोबल साउथ पर एक बड़ा इंपैक्ट तो डाला ही डाला है। साथ में हमारा जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहां पर इंडिया को, भारत जो हमारा देश भारत है, उसको ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी पेश किया गया है। क्या है पूरी कहानी, चलो एक एक करके सारे पॉइंटर्स पर नजर डालेंगे। कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है। अभी आपको ध्यान होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा की थी। एक था घना, है ना, एक था त्रिनिदाद, एक था टोबैगो, एक था अर्जेंटीना, एक था ब्राजील और नामीबिया। ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो ये दोनों एक साथ एक द्वीप कहलाते हैं, एक गणराज्य कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर एक गणराज्य देश बनता है, रिपब्लिक कंट्री बनता है, इसलिए इसको अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो दोनों द्वीप हैं, जिनको बाद में 1968 के टाइम पर रिपब्लिक कंट्री का कहना चाहिए
सिग्नेचर मिला था, मार्क मिला था, या फिर ऑफिशियली इनको रिलीज किया गया था विद द नेम ऑफ रिपब्लिक कंट्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्लियर? अब सुनो मेरी बात। हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 देशों की यात्रा की है और नॉन स्टॉप की है। 3 जुलाई से लगातार मोदी जी यात्रा करे ही जा रहे हैं और अभी आखिरी यात्रा उन्होंने नामीबिया की है। ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के समझौते हुए हैं, है ना? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों को घूमा है, ये इस बात को शो करता है कि 5 नेशन में जो इस समय मोदी जी ने अपना विजिट किया है, ये एक बड़ा सिग्नेचर शो करता है ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ कौन सा है? ये वो देश हैं जो कि अविकसित है या फिर विकासशील है, उनके लीडर के तौर पर देखा गया है। देखो, अगर कोई भी विजिट की जा रही है, कोई भी यश अंश, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं सारी डिटेल बताने वाली हूँ, तो मैं आपको पहले से हैम्पर ओपन करके नहीं रखूंगी। हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक चलेंगे, जिससे कि जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं, जिन बच्चों को डेली स्टोरी के बारे में नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ क्लास टाइम बता देना, ये जहाँ शेयर की हूँ बच्चे आएंगे, प्रॉपर टाइम बता देना। 11 बजे। ठीक है, ओके। तो एक एक पॉइंटर्स पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ना मैं एकदम जीरो से आपको कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हैं उनको समझ में आएगा कि मैम ने इतने दिनों में क्या क्या बातें बताई थी, और अगर वो पहली बार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको पिछले करंट अफेयर्स की भी पूरी एक समरी पता चल जाएगी। तो हम समरी के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये जो 5 नेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यात्रा की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यात्रा की गई है, ये स्ट्रेटेजिक यात्रा है। किसके लिए? ग्लोबल साउथ के लिए। क्यों? क्योंकि आज के समय पे चाहे आप एआई समिट 2025 जनवरी की बात कर लीजिए, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, चाहे आप ब्रिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप कोप 29 की बात कर लीजिए, हर जगह हमारा देश भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर निकलकर सामने आया है। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर निकलने का मतलब ये हुआ, वो कंट्रीज जो कि अविकसित है या फिर विकासशील देश है, उनके लिए अपनी आवाज उठाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे फेवर में आवाज उठाने का काम कौन करता है? हमारा हेड करता है ना? हमारे फेवर में काम कौन करता है? ऊपर अपर मैनेजमेंट तक बात कौन पहुंचाता है? हमारा हेड पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह से ग्लोबल साउथ की रिक्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के लिए, ग्लोबल साउथ की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आज के समय पे लीडर का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्लियर? अब चलो मैप में देखते हैं और कुछ बातें हम एक एक करके समझते जाएंगे। सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाया है कि ग्लोबल साउथ है क्या। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल साउथ शब्द की शुरुआत एक लाइन से हुई थी। ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, इसे हम लोग ब्रंट लाइन के नाम से जानते हैं। ये वो लाइन है जिसने ग्लोबल साउथ को परिभाषित किया था। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये वही ग्लोबल साउथ है जब ब्रंट लाइन के थ्रू इसको परिभाषित किया जा रहा था। उस समय पर दो देश, कहना चाहिए दो भागों को, ग्लोब के दो भागों को विभाजित करते हुए उत्तर और दक्षिण देशों के रूप में, उत्तर और दक्षिण एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। जो ऊपर वाला, जो गरीब कंट्रीज थे या फिर जो नॉर्दर्न रीजन था, उसको हमने ग्लोबल साउथ के नाम से जाना था। अब सुनो मेरी बात, इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें लैटिन अमेरिका आ जाता है, इसमें कुछ उत्तर यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, इसमें कुछ एशियन कंट्रीज भी आ जाती हैं। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे, आप जब मैप में ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे इंडिया का जो नक्शा है ना, वो ग्लोबल साउथ से बाहर जा रहा है। चाइना जो है ना, वो ग्लोबल साउथ से बाहर जा रहा है। बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस कि ग्लोबल साउथ में चाइना भी आता है, ग्लोबल साउथ में इंडिया भी आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनको ग्लोबल साउथ में ऐड किया गया है, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल साउथ को परिभाषित करने का काम किसने किया था? एक ब्रांड लाइन थी, उसने इसको परिभाषित किया था। क्लियर बच्चे? चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सुनो मेरी बात, और मैं आपको डिटेल में बातें बताने जा रही हूँ। और आप एक चीज ध्यान रखना, मेरी क्लास रोज 11 बजे जॉब ग्रेड आईएएस पर होती है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। ठीक है, तो आज आपको लेक्चर मिल गया है और
आज आपको लेक्चर मिल गया है। अब आगे से आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 11 बजे ऑन टाइम आप खुद आ जाओगे, है ना? क्लियर? नहीं नहीं, माथा पटक के नहीं, ऐसे नहीं करते। ठीक है बच्चे, चलो अब सुनो जरा। ग्लोबल साउथ में क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया। ओशिनिया में कौन कौन आ जाता है? एज लाइक ऑस्ट्रेलिया, एज लाइक न्यूजीलैंड, एज लाइक फिजी, एज लाइक पापुआ न्यू गिनी, है ना, इट्सेट्रा। ये सब आपके ओशिनिया के पार्ट है, ओशिनिया में आने वाले देश है। तो ध्यान रखना, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के विकसित देश इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे? अब सुनो, 1960 में ये सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कब किया गया था? जब हमारा वियतनाम का युद्ध चल रहा था। अब वियतनाम के युद्ध के बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। देखो, जो वियतनाम का युद्ध था ना, इसमें क्या हुआ था, ये 1955 से 1975 तक चला था। इतना लंबा ये युद्ध चला था। उसी ड्यूरेशन में इस वियतनाम को दो भागों में समझा गया था, एक था उत्तर और एक दक्षिण। तो जो उत्तर वाला भाग था वो किसके अंतर्गत था? वो सोवियत संघ के अंतर्गत था, जिसको सोवियत संघ का सपोर्ट मिला हुआ था, प्लस चाइना का सपोर्ट मिला हुआ था। और जो दक्षिण वाला था उसको अमेरिका का और अमेरिका के जितने भी रीजन है, देश है, उनका सपोर्ट मिला हुआ था। तो इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, रीजन के बीच में युद्ध हुआ था, उत्तरी वियतनाम के बीच में और दक्षिण वियतनाम के बीच में। तो ये उस वाली युद्ध की कहानी बताई जा रही है जिसमें उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना और सोवियत संघ, और दक्षिण को अमेरिका सपोर्ट करने का काम कर रहा था। तो इन दोनों में जिस समय युद्ध किया जा रहा था, उस समय पर ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार शुरुआत हुई थी, नाम लिया गया था। किसने लिया था? ऑफिशियली। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ऑफिशियली एक रेखा खींची गई जिसका नाम था ब्रांट रेखा। और ब्रांट रेखा किसने खींचने का काम किया था? चार्ल्स एजेंजर ब्रेंट पर्सन थे, एक इंसान थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, या फिर कह दो एक जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस लाइन को खींचा था। और फिर ऐसे देशों को डिवाइड किया था जो कि उत्तर के अमीर है और दक्षिण के गरीब है। इन देशों को विभाजित करने का काम किया था। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, की फीचर ग्लोबल साउथ के क्या क्या है। सबसे पहला की फीचर है, जो बात मैं आपको समझा रही थी, कि ग्लोबल साउथ के रूप में ये सिर्फ दक्षिण में ही सीमित नहीं है, कि आप सोचो कि सिर्फ नीचे वाला जो रीजन है वो सब आपका ग्लोबल साउथ में आ गया, बाकी कोई नहीं आया। भाई ध्यान रखना, हमारे कुछ और भी रीजन है इसमें, जैसे कि भारत और चाइना। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सीमित भागीदारी। आप समझना कि जो ग्लोबल साउथ है उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो किसकी हेल्प करते हैं? प्यारे बच्चे, यूएनएससी, आईएमएफ, है ना, जो कि लोन देने का काम करता है, वर्ल्ड बैंक, ये सभी इसकी भागीदारी रखते हैं। यानी कि ये सभी इसमें ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ग्लोबल साउथ को कोलैबोरेट करने का काम करते हैं, ग्लोबल साउथ के पीछे खड़े रहते हैं। क्लियर? प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटी ये है आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, यूएनएससी की। देखो, यूएनएससी चाहता है कि जितने भी ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं सॉल्व कर दूं, है ना। जितने भी यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉल्व कर दूं। आईएमएफ क्या चाहता है कि अगर ग्लोबल साउथ जो कि अविकसित या फिर विकासशील देश है, अगर उनमें किसी तरह का कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अर्थव्यवस्था गिरती है या फिर उनको किसी भी आपदा के टाइम पर फंड की जरूरत है, तो मैं उनके लिए फंड को रेज कर दूं। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि ये विकासशील देश जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये जल्दी से विकसित देश बने, तो उनको जब भी पैसों की जरूरत है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता है कि गरीबी को हटाया जाए, जो यहाँ की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा दिया जाए, और क्लाइमेट के साथ में इन देशों का के साथ जस्टिस किया जाए। क्यों किया जाए जस्टिस? क्योंकि बच्चों जरा मैप में देखो, हमारा अफ्रीकन रीजन किसमें है? पानी में डूबा पड़ा है। इंडिया का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा है ना। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है? पूरे में आपका क्या पड़ता है? कैरेबियन रीजन पड़ता है जो कि पानी में डूबा पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस के चांसेस बढ़ते हैं। और जब सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस के चांसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपदाएं भी बहुत ज्यादा आती होंगी, डिजास्टर्स भी आते होंगे।
ये विकासशील है, उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है। तो जब कोई भी आपदा आएगी, जब कोई डिजास्टर आएगा, तो ये कैसे फेस करेंगे? अरे भाई, कोई तो सपोर्ट चाहिए होगा, कोई तो होगा ना जो इनके लिए काम करेगा, जो इनके लिए कंट्री करेगा, है ना? तो वो कौन है? वो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनएससी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में। G77 जो कि आपका 134 देशों का समूह है, नाम जो कि 120 देशों का समूह है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना, जो कि जितने भी ग्लोबल साउथ देश है उनका समूह है। ये सभी क्या है? ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल साउथ की मदद करते हैं, ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चैलेंज फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ, है ना? ग्लोबल साउथ को इतना कंसर्न वे में क्यों देखा जा रहा है? कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि ग्लोबल साउथ फेस करता है? चलो एक एक करके सब पर देखते हैं। सबसे पहले है जलवायु संकट। प्यारे बच्चे, मैं अभी आपको यही दिखा रही थी मैप में कि किस तरह से जो हमारा ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, वो आपके ऐसे रीजन पर हैं, या तो वहां पर आसपास पानी ही पानी है तो डिजास्टर आने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर वो कुछ ऐसी प्लेट पर है, कुछ ऐसी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांतों से गुजर रहे हैं, कहना चाहिए थ्योरी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर भूकंप और सुनामी भी आती है। और इसी वजह से समय समय पर आए दिन वहां पे कोई भी डिजास्टर आता है तो वो उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी जलवायु संकट हैं उनको फेस करना, उनसे उनको निकालना, उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अफ्रीका में लगभग 4% क्या होता है? इमिशन होता है ना, जो कि सबसे ज्यादा जलवायु झटके को झेलता है। मतलब समझ रहे हो कि अफ्रीका सबसे कम गैशियस पॉइजनस गैस इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा करता है चाइना, उसके बाद करता है यूएसए, है ना? उसके बाद भी गाइस, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद भी ये कंट्री सबसे ज्यादा सफर कर रही है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट डिजास्टर से। अब इसकी तो कोई गलती नहीं है, तब भी ये क्लाइमेट डिजास्टर से को फेस कर रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है विकसित देश। अब जब विकसित देश अपने विकास के लिए अलग अलग तरीके से गैसों का इमिशन कर रहे हैं, कार्बन डाई गैस का इमिशन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कर रहे हैं, मीथेन एमिशन कर रहे हैं, जो कि इनका इन्वायरमेंट खराब कर रहे हैं, जो कि इनको इनको डिजास्टर की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? विकसित देश ही करेंगे ना। लॉजिकली विकसित देश को करना चाहिए ना। मेरा ये पेन है ना, मेरा पेन आपने तोड़ दिया, मेरा पेन आपने तोड़ दिया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आप करोगे, मैं नहीं करूंगी, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही जब इनके कंट्री में, अफ्रीकन कंट्रीज में इतना डिजास्टर आता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्री है। तो लॉजिकली डेवलप्ड कंट्री को एक अमाउंट, एक कंट्री करनी चाहिए ना, है ना? एक कंट्री करनी चाहिए। क्यों कंट्री करनी चाहिए? कि भाई उन्होंने किसी गरीब से देश को और मुसीबत में डाल दिया है, तो वो उसकी मदद करेगा ना। तो बस गाइस ध्यान रखना, ये सब इश्यूज है कि डेवलप कंट्रीज अपने डेवलप के लिए बहुत सारी गैसेस का इमिशन कर रहे हैं, बट जब दूसरे देशों की मदद करने का नंबर आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। अफ्रीका emit less than 4% CO2 but suffer मेजर क्लाइमेट शॉक। उसके बाद भी सबसे ज्यादा क्लाइमेट शॉक से ये जूझता है। डेबिट स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे विकासशील देश हैं, इनको अपने को डेवलप करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी एक बड़ा संकट है इन पर। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी पेंडेमिक आती है, तो इनको फंड रेज करना पड़ता है, इनको लोन लेना पड़ जाता है, और जब लोन लेना पड़ जाता है तो ये लोन में दबते चले जाते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, कोविड का टाइम आया था, इन्फ्लेशन का टाइम आया था, ये वो टाइम है जिस समय पर इनकी इकोनॉमी की कंडीशन पूरी बिगड़ गई थी, है ना? फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका कितना प्यारा एग्जाम्पल है, जाम्बिया कितना प्यारा एग्जाम्पल है, जो कि लोन से जूझ रहा है, जो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को उछालने के लिए, यस थैंक यू, अपनी इकोनॉमी को उछालने के लिए क्या कर रहा है? लोन ले रहा है, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, और लोन उन्हें बड़े आसानी से मिल भी जाता है क्योंकि वो रीजनल लोन्स हैं, बट उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आपको ध्यान होगा श्रीलंका वाला केस, जिसमें श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया था, बीआरआई बैट इनिशिएटिव से उसने अपने को बांध लिया था, और फिर उस लोन को नहीं भर पाया। तो सबको पता है कि श्रीलंका गरीब कंट्री है, तो
बाकी देशों में किसी ने भी उसको इंटरेस्ट नहीं दिया, किसी ने भी लोन नहीं दिया। फिर एट द एंड क्या हुआ, उस लोन को भरने के लिए श्रीलंका को दोबारा चाइना से फिर से लोन लेना पड़ गया। समझ रहे हो, इसे कहते हैं ट्रैप, इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्लियर? चले नेक्स्ट है गाइस, एग्जांपल के लिए श्रीलंका एंड जाम्बिया। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतने में किसी का भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, जो हमारे संसाधन है उन पर नियंत्रण करना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल साउथ रीजन है जो कि हमारे मिनरल रिच है, एज लाइक लिथियम, लेजर लेयर, रेयर अर्थ मेटल्स, है ना। इन सबको कंट्रोल करने का भी इन देश के पास में एक संसाधन होना चाहिए, जो कि है नहीं। एडिशनली गाइस, मतलब इनके पास मिनरल्स है, इनके पास रिचनेस है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डिजिटल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जैसे कि एआई हो गया, फिनटेक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी में जितने भी हमारे ग्लोबल साउथ कंट्री हैं वो काफी पीछे रह गए हैं। गाइस, ये पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे, ये वो कंट्रीज हैं जो कि विकासशील देश हैं, और हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो बागडोर है वो आज के आज के समय में किसके पास में है? वो विकसित देशों के पास में है। क्यों? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके पास में है? अमेरिका के पास में है। फिनटेक किसके पास में? अमेरिका के पास में है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास में है? चाइना के पास में है। यानी कि बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जूझ रहे हैं, अपने एआई टेक्नोलॉजीज के लिए जूझ रहे हैं, अपने डिजिटल कहना चाहिए इंक्लूजन के लिए जूझ रहे हैं, वो बैरियर काफी बड़ा है बिटवीन डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं भू राजनीतिक हाशिए के बारे में। लैक ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन मेजर इंस्टीट्यूट। क्या देखा गया है कि परमानेंट जो प्रेजेंटेशन है ना किसकी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट की, उसमें भी कमी देखी गई है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो ऑफिशियली तो ये दिखाते हैं कि ग्लोबल साउथ के साथ में है, लेकिन जब जरूरत की नंबर आता है, जरूरत का समय आता है, तो उसमें कोई भी ऐसा कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि बिना किसी अपील के मदद करे। वही चीज लिखी है, लैक ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई परमानेंट मेंबरशिप ही नहीं है ना, सिर्फ वर्बली सब चीजें चल रही है। तो जब जरूरत पड़ती है तो लोग सारे इंस्टीट्यूशंस पीछे हाथ खींच लेते हैं। इंडियाज रोल इन ग्लोबल साउथ। इंडिया का ग्लोबल साउथ में क्या रोल है? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। ये हर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है, ग्लोबल साउथ की जरूरतों की मांग करता है, डिमांड करता है। 2023-24 ये वो समय है जब से लगातार इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज बनता आ रहा है। 2020 में आपको ध्यान होगा, जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है उसने G20 में अपनी सदस्यता ली थी, प्रेसिडेंसी को हासिल किया था और इसका मेंबर बना था। और इसमें किसका रोल था? उसमें भी भारत का रोल था, क्योंकि भारत ने उसके लिए वोटिंग की थी। अब हम बात करते हैं बायलैटरल डिसीजंस के बारे में, द्विपक्षीय समझौते के बारे में। घना में जाकर भारत ने क्या क्या एमओयू को साइन किया है? ध्यान रखना, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, रेयर अर्थ माइनिंग के लिए, और हमारी मरीन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक एमओयू को साइन किया गया है। नेक्स्ट है गाइस अर्जेंटीना। मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना के पास क्या है? लिथियम है, बहुत सारा लिथियम है। तो लिथियम के भंडार होने की वजह से लिथियम परियोजना की शुरुआत की गई है काटामार्का में काबिल के द्वारा। कहां पे? भारत का एक इनिशिएटिव है जहां पर एमओयू साइन किया गया है लिथियम के लिए। वहीं पर नामीबिया में अभी यूपीआई प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो कि अभी आपको ध्यान होगा अंश बताने की कोशिश कर रहे थे, वो नामीबिया की न्यूज बता रहे थे, जिसमें यूपीआई प्रणाली की शुरुआत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराई है। एमओयू हमारा साइन हो चुका है, और हमारे बायोफ्यूल के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर एमओयू को साइन किया है। प्यारे बच्चे, एक चीज नोटिस करिए कि हम जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर एनर्जी के लिए एक एमओयू साइन कर आ रहे हैं। उसका रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का करेंटली बंद होना। ब्राजील की बात करें तो जितने भी हमारे रक्षा समझौते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम है, उसमें एक बड़ी रुचि को दिखाया गया है, और ब्राजील के साथ में हमारी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ में भारत ने यूपीआई टेली मेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी की शुरुआत नामीबिया में की है। क्लियर?
ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंडिया और ग्लोबल साउथ के रिश्ते को समझा और किस तरह से भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर सामने आ रहा है, इसके एक एक पॉइंटर्स को बड़े ध्यान से समझा। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंटर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।